नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में एफडीए की कफ सिरप को लेकर अब कार्रवाई सामने आई है। एफडीए की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। उत्तराखंड में कफ सिरप पर यह कार्रवाई है। देहरादून में 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कफ सिरप के 170 सैंपल भरे हुए हैं। देहरादून के 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद एफडीए की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। कई मेडिकल स्टोर पर दबिश दी गई है। एफडीए की कफ सिरप को लेकर यह कार्रवाई। एफडीए की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कई कफ सिरप को सील किया गया है, रद्द किया गया है। कई कफ सिरप को जब्त किया गया है। जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर अब WHO भी सतर्क है, पुलिस प्रशासनिक टीम सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो हरकत में आ गई है। एफडीए की कफ सिरप को लेकर ये कार्रवाई। एफडीए ने की जो टीम है वो कई ऐसे मेडिकल स्टोर से जहां पर दबिश दी गई है। उत्तराखंड में कफ सिरप को लेकर धामी सरकार ने निर्देश दिए। देहरादून में 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। तो पूरे प्रदेश में कफ सिरप के 170 सैंपल भरे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ कार्रवाई की गई है एफडीए की तरफ से? शुक्रिया। देखिए, इस मामले को लेकर जो है एफडीए पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी भी मेडिकल स्टोर में इस तरीके के सिरप रखे गए हैं जिसपे कि साफ तौर पर बैन लगाया गया है, और जब ये तमाम घटनाएं सामने निकल करके आई थी कि 4 साल के बच्चों ये जो बच्चे हैं उनकी मौतों का जो है आंकड़ा बढ़ रहा था, और अन्य राज्यों में भी इस तरीके से देखा गया कि कफ सिरप को लेके तमाम बच्चों की मौतें हुई थी। तो उत्तराखंड में उसी समय से जो है हरकत में आ गया था। हालांकि उत्तराखंड में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई थी, लेकिन एफडीए ने सीधे तौर पर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और स्वास्थ्य महकमे ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि किसी भी तरीके की कोताही इसमें जो है अगर देखी जाएगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और एफडीए तुरंत एक्शन मोड पे दिखाई दे रहा है। और लगभग 170 सैंपल जो इसमें से जो है 7 जगह इस तरीके की गड़बड़ी देखने को मिली, जिस पर कार्रवाई भी की है, और ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी। एफडीए सीधे तौर पर जो है कार्रवाई कर रहा है। सारे मेडिकल स्टोर खंगाले जा रहे हैं। वहां पर जो भी प्रतिबंधित जो सिरप है वो अगर वहां मिल रहे हैं तो उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जा रही है। उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। और एफडीए अभी भी जो है एफडीए ने साफ तौर पर कहा कि ये अभी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में तमाम जितने भी मेडिकल मदन, 7 जो मेडिकल स्टोर्स है उनके जो लाइसेंस से ही मिल गई थी, इसलिए सीधे तौर पर जो है जाके उन्होंने अपनी मेडिकल स्टोर पर अटैक किया जहां पर इस तरह की घटना थी। इसके साथ ही आगे की जो कार्रवाई है तो एफडीए द्वारा साफ ये कहा गया है कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, और जितने भी मेडिकल स्टोर देहरादून में ही नहीं अन्य जनपदों में भी जहाँ सारी जगह जो है ये कार्रवाई और चलती रहेगी। और जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी दिखाई देगी, चाहे वो मामला साफ सफाई का हो या फिर एक्सपायरी दवाएं हो, और खास तौर पर जो सिरप है, जो प्रतिबंधित सिरप है, अगर वो वहां पर मिलते हैं तो उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में एफडीए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त निर्देश भी दे रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बनी रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर मुलाकात कर उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के विकास पर चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए दोनों रेलवे स्टेशनों के विस्तार के साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य केंद्र सरकार के पूर्ण वाहन करते हुए पूर्ण कराने के लिए अनुरोध भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने पर सहमति देते हुए कहा है कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से मुलाकात की है।
वहीं देहरादून में केदारनाथ धाम में अब रिकॉर्ड बन चुका है। अब तक 16,56,000 श्रद्धालु पहुंचे। 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे कपाट। पिछले साल की यात्रा की बात करें तो इस बार का जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बावजूद भी शिव भक्तों में भारी उत्साह है। ऑफलाइन पंजीकरण में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया है। 16.56 लाख के पार पहुंची है श्रद्धालुओं की संख्या। बर्फबारी के बावजूद शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते साल की बात करें तो 16.52 लाख श्रद्धालु ही पहुंचे थे। केदारनाथ धाम ऑफलाइन पंजीकरण में हुए 3 गुना बढ़ोतरी और केदार धाम के जो कपाट हैं वो 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज पर कपाट बंद होंगे। ऐसे में श्रद्धालु में उत्साह है और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम, बाबा की नगरी, और यहां पर दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ धाम में ये रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने एक बार फिर से बनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इस बार रिकॉर्ड बनाया गया है श्रद्धालुओं की तरफ से, और कपाट कब तक बंद हो जाएंगे? अगर बात केदारनाथ की करें तो केदारनाथ में अभी यात्रा चालू है और 23 तारीख को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। अभी भी जो है 10-12 दिन जो बाकी बचे हैं, इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और ये नया कीर्तिमान जो है केदारनाथ ने इस बार श्रद्धालु की संख्या में जो इजाफा है वो इस बार हासिल किया है। एक नया इतिहास लिखा है। सबसे ज्यादा अब तक के श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे थे वो 16,52,000 पहुंचे थे और इस बार जो ये आंकड़ा 16,56,000 पे पहुंचा है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि चाहे स्थानीय लोगों के रोजगार की बात करें उसमें निश्चित तौर पर इजाफा होगा। वहीं जो राजस्व प्राप्त होता है राज्य को, उसमें भी निश्चित तौर पर इजाफा हुआ है। वहीं अगर मैं अन्य जो धाम है उनकी बात करूं तो बद्रीनाथ में अभी तक लगभग 14 लाख। बिल्कुल मदन, 23 अक्टूबर को कपाट बंद होंगे केदारनाथ धाम के। ऐसे में श्रद्धालुओं में कितनी उत्साह देखने को मिल रही है और क्या कुछ संभावनाएं, आखिर रिकॉर्ड ये जो संख्या है उसमें कितना इजाफा होगा? शुचि, देखिए एक स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जब बरसात के बाद अब जो है रास्ते सब सही हो गए हैं, उसके बाद जो है श्रद्धालु की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है और जैसे ही बर्फबारी हुई है तो और अधिक जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शनों के लिए। उसके साथ ही जो है पूरा पर्यटन स्थल है उसको देखने के लिए भी लोग लालायित दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ेगी और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही कि अभी जो है 18 से 19 लाख के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो देखने वाली बात होगी कि ये नया रिकॉर्ड आगे बनेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है जैसे ही केदारनाथ में बर्फ गिरी उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है और वहीं पर्यटक जो आसपास पर्यटक स्थल है वहां पर बिल्कुल श्रद्धालुओं की संख्या मदन 18 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में 2 लाख से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल है, देखिए बर्फबारी लगातार जारी है, ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? हाँ, देखिए पहले से ही तमाम व्यवस्था चारों धामों के लिए की जा चुकी थी। खासतौर पर जो दिक्कतें आ रही थी वो बरसात के कारण ही आ रही है, जिसके लिए तमाम पड़ाव वहाँ पर बनाए जा चुके हैं। पहले से तो चाहे छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग, उनके रहने की और ठहरने की भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई और अब जो तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और खासतौर पर इस समय जो लैंडस्लाइड और मरने की भी स्थिति बनी रहती, तो उसके लिए मशीनरी पहले से जो लैंडस्लाइड जोन डिसाइडेड है वहां पर पहले से ही मशीनरी जो है पहुंचाई जा चुकी है। और उसके साथ ही जो श्रद्धालु है उनके लिए जो भी चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आवागमन की व्यवस्था है, वो तमाम इंतजाम पहले से वहां पर चालू रूप से किए जा चुके हैं। देखिए बर्फबारी का जो श्रद्धालु है वो आनंद ले रहे हैं, उत्साहित है, लेकिन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकता मार्च आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मेरा भारत पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें आयु या फिर संख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आयोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 31 अक्टूबर को राज्य भर में एकता मार्च, दूसरे चरण में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 13 जिलों में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा और तीसरे चरण में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सरदार पटेल के जन्मस्थान नडियाड में से नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा शामिल होगी। तो सरदार पटेल की जयंती पर यह मार्च निकाला जाएगा, जिसके लिए धामी सरकार और प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार सक्रिय है, काम कर रही है। मेरा भारत पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस आयोजन का समापन होगा। तो वहीं बेताल घाट के भवाली गांव से जिला पंचायत सदस्य यशपाल आर्य ने उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य को क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य, आपदा में टूटी पाइपलाइनों की मरम्मत और कई गांवों में नल तो लगने के बाद भी पानी न आने की शिकायतें रखी है। सोलर पंप लगाने की मांग भी की गई है। इस पर उपाध्यक्ष ने लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई और अधूरे कामों को दोबारा टेंडर करने के निर्देश भी दिए। साथ ही 15 दिन में समाधान और मानसून में प्रभावित लाइनों की मरम्मत कर वैकल्पिक व्यवस्था से ग्रामीणों को पानी देने का आदेश भी जारी किया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। देश में चैन ओ अमन के लिए दुआ भी मांगी है। आज सुबह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शाहनवाज हुसैन पिरान कलियर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने दरगाह साबिर साहब में चादर पोशी की और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार बिहार में जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई संशय नहीं है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है और सभी वर्गों का विकास भी करती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन पहुंचते हैं और देश के लिए वो कामना करते हैं। यहाँ पर सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी, शाहनवाज हुसैन का ये कहना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने किया है। वहीं नगर निगम ने शहर में अवैध अतिक्रमण और जाम की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बेहद अहम बैठक की है। बैठक में शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उपायों पर गहन मंथन किया गया है, जिसको लेकर मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण और बढ़ते जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा मेयर ने कहा है कि हफ्ते में 2 बार अवैध अतिक्रमण के अभियान चलाए जाएंगे, उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि चालान भी काटे जाएंगे। वहीं मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने कहा है कि अब नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली ई रिक्शा चालकों के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये बेहद अहम बैठक की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रही। इस बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू रूप में ढाला जाए, इस पर गहन चिंतन मंथन किया गया है। साथ ही साथ जो ई रिक्शा है, जो चालक है, उनके खिलाफ भी अब चालान की कार्रवाई होगी। ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये तमाम तरीके के आदेश भी जारी किए गए।
रुड़की के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण जाम, तो इनसे सभी से ही छुटकारा पाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बिठाई है। तो अगर ये हम लोगों ने हर हफ्ते में 2 बार जाएंगे, सभी पूरी अधिकारियों की टीम जाएगी, निगम की टीम जाएगी और यहाँ पे चालान कटा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चालान होएगा। हफ्ते में 2 बार मीटिंग जाएंगे, अधिकारी वगैरह पूरी IIT की निगम की टीम जाएगी, तो ये बिल्कुल चालान होगा। अभी आप इधर देख लीजिए चाट मार्केट की तरफ सामने इन्होंने कितना अतिक्रमण मचा रखा है, तो ये सभी हटाया जाएगा। बिल्कुल मेन मुद्दा ये रहा कि जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या है, दुकानों के जो फड़ व्यवसायी हैं या अव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करते हैं, उनके संबंध में इसके साथ साथ मुख्य समस्या ई रिक्शा संचालन की थी। जो नगरीय क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन करेंगे उनको 2000 का शुल्क जमा करना है, तो उसके लिए बैठक में डेडलाइन 30 नवंबर की रखी गई। 30 नवंबर तक अपना ई रिक्शा का पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों बढ़ते आगे। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली रोड स्थित शनि बाजार के पास किन्नर समाज की हेड कशिश मौसी और उनके साथी दीपक के साथ मारपीट की गई है। धमकी और उगाही की गंभीर घटनाएं भी सामने आई। कशिश मौसी ने कुमाऊं कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व, जिनमें अलीगढ़ निवासी पायल किन्नर और हल्द्वानी निवासी राहुल किन्नर शामिल है, लंबे समय से उन्हें डराकर उनसे पैसे मांगा करते हैं और या फिर उनका क्षेत्र छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि शनिवार रात आरोपियों ने उनके घर में घुसकर धमकाया और पैसे की मांग करते हुए जबरन अंगूठा भी लगवाया है। साथ ही किन्नरों ने भी प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन को इन किन्नरों ने ज्ञापन सौंपा है। नाम आशी है, आशी किन्नर, और ये हमारी गुरु हैं कशिश जी, और इनको बहुत धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती इनके साइन लिए जा रहे हैं और काफी 2015 से ही रेगुलर ये इलाका मांग रही हैं और पिछले 1 साल से कुछ अज्ञात किन्नर जो हैं इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मेरी तो कानून से और हमारी जनता से सबसे यही है आशा कि इनको न्याय मिलना। जो कार्रवाई के लिए हमने कुछ पत्र लिखे हैं, जो कोतवाल साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी, SP साहब को भी और अन्य जगह भी हमने उनको पत्र लिख के भेजा है ताकि न्याय हो और जो अज्ञात किन्नर है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और रुड़की के थाना पिरान कलिया क्षेत्र में दरगाह साबिर पाक जियारत के लिए आई अमाना पत्नी रियासत अली ने अपनी 4 साल की पोती साबरीन पुत्री हैदर के गुम होने की सूचना दी है। बच्चे के अचानक लापता होने से क्षेत्र में हलचल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अज्ञात मामले में केस दर्ज किया है। 3 टीमों का गठन भी किया गया है। तलाश जारी है। दरगाह क्षेत्र और आसपास लगे CCTV कैमरे की बारीकी से जांच भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस की मुस्तैदी और अथक प्रयासों से मात्र 12 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो परिवार वाले हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। तो मात्र 12 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने ये बेहद शानदार कार्रवाई की है और बच्ची को वापस सकुशल परिवार वालों से मिलवाया है।